नमस्कार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पद में रहते हुए जेल गए थे। क्या अगला नंबर भूपेश बघेल का होगा? फर्क सिर्फ इतना होगा कि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहते जेल जा सकते हैं। जब तक वो मुख्यमंत्री थे तब तो वो ईडी के तमाम सबूतों के बावजूद जैसे तैसे बसते रहे, लेकिन अब ईडी के बाद जब सीबीआई की भी एंट्री हुई है तो जांच का ये डबल डोज परिणाम तक पहुंच चुका है। यदि भूपेश बघेल की बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन आश्चर्य होने की एक बड़ी वजह तब होगी जब 2 आईपीएस अधिकारी जेल जा सकते हैं। सीबीआई ने इसके लिए बाकायदा केंद्र से अनुमति मांगी है। केंद्र का एक विभाग होता है डीओपीटी, बाकायदा वहां सबूत प्रस्तुत किए गए हैं। बताया गया है कि किस तरह से खरीदारी की गई थी, किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया गया था, किस तरह से मंथली रकम आती थी। वो सारे सबूत केंद्र को भेजे जा चुके हैं। वहां से अनुमति मिलने के बाद कभी भी 2 बड़े आईपीएस अधिकारी जेल के पीछे जा सकते हैं। महादेव सट्टा वाले मामले में हमने जो पिछले खुलासे किए थे उससे कहीं आगे कुछ हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी जिनके ऊपर जनता की सुरक्षा का दारोमदार था, वो ही महादेव सट्टा को संचालित करवाने में लगे हुए थे। आपको याद होगा 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भूपेश बघेल के विरुद्ध एक वीडियो आया था। शुभम सोनी जो खुद महादेव सट्टा का एक प्रमोटर है, उसके द्वारा जारी किए गए उस वीडियो पर हो सकता है लोगों को इसलिए भी कम यकीन हो क्योंकि शुभम सोनी तो कोई दूध का धुला नहीं था, लेकिन जब उसने 508 करोड़ रुपए की रकम बताई थी, कोई राउंड फिगर में वो जानकारी नहीं दी थी। शुभम सोनी के उस वीडियो के सामने आने का राज क्या है, इस पर भी चिंतन मंथन चलता रहा। कांग्रेस अपने बचाव में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बचाव में ढेर सारे बयान देते रहे, लेकिन अदालत के सामने भावना और बयान नहीं चलते, सबूत चलते हैं। लंबी पड़ताल के बाद जब सीबीआई ने बीते 26 मार्च को एक साथ 4 राज्यों में 60 ठिकानों पर छापेमारी की तो सबका ध्यान भूपेश बघेल और आईपीएस अधिकारी के ठिकानों पर मारे गए छापों पर था, लेकिन बाकी छापे कहां मारे गए, क्या क्या सबूत इकट्ठे किए गए, इस तरह की जानकारी तो सार्वजनिक नहीं की जाती। लेकिन हम लगातार पड़ताल करते रहे, पतासाजी करते रहे। अपने विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से हमने जो जानकारी इकट्ठा की उससे पता चला है जिन 4 आईपीएस का नाम सामने आया था, आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, प्रशांत अग्रवाल, आरिफ शेख, इनसे अलग अलग पूछताछ की गई। ये चारों ही अधिकारी मंजे हुए हैं, सीनियर हैं, इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि सबूत अदालत में कैसे बोलता है और कौन से सबूत दिए जा रहे हैं जिससे ये आईपीएस अधिकारी भी इंकार नहीं कर सकते। अब पता चला कि इन 4 में से 2 आईपीएस अधिकारी की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। केंद्र से बाकायदा इसके लिए अनुमति मांगी गई है। यहां हमें गहराई से यह भी समझना होगा, करीब 4 महीना पहले सीबीआई ने 18 दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज की थी। 4 महीने बाद ये खबर मीडिया में आई तो क्या सीबीआई ने खबर बताई? ऐसा नहीं है। दरअसल इसमें सीबीआई का इंटरेस्ट रहता तो एफआईआर वाली तारीख में ही बता दिया जाता कि अमुक अमुक तारीख को एफआईआर दर्ज की गई है। चुपचाप जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई कितनी गहरी है, सबूत कितने गहरे हैं, बहुत जल्दी वो सब बातें सार्वजनिक होने वाली है। गौर करने वाली बात यह है कि सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल सहित 21 लोगों के विरुद्ध 13 गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें सीएम रहते भूपेश बघेल के अलावा महादेव सट्टा के प्रमोटर रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी उर्फ पिंटू, चंद्रभूषण वर्मा के बारे में बताया जा रहा है। इसी ने काफी सारी जानकारी जेल में रहते अपने बयान के दौरान उपलब्ध करवाई है। इसके अलावा असीम दास, जिससे विधानसभा चुनाव के पहले नकदी पकड़ाई थी, सतीश चंद्राकर जो कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का खासम खास था, रायपुर में रहकर यही पूरे काम जो अधिकांश संचालित किया करता था। इसी तरह नीतीश देवान, अनिल अग्रवाल उर्फ अतुल, विकास छापरिया, रोहित गुलाटी, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, अनिल धम्मानी, सुनील धम्मानी, ये दोनों ही भाई हवाला के माध्यम से मदद किया करते थे। इसी तरह पुलिस के सिपाही भीम यादव जो कई बार दुबई हो आए थे, हरिशंकर टिब्रेवाल, सुरेंद्र बागड़ी, सुरेश चौखानी के अलावा जिन पुलिस अधिकारियों के नाम इस एफआईआर में दर्ज नहीं किए गए थे, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस एफआईआर में गौर करने वाली बात यह है कि आखिरी में अन्य लिखा हुआ था। अब ये अन्य
वाले चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, जिससे जनता को पता चल रहा है कि महादेव सट्टा के माध्यम से खासकर बेरोजगार युवाओं को किस तरह से बर्बाद करने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। कई बड़े बड़े कारोबारी जिनके माध्यम से ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट होता था, कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, ढेर सारे वो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। अब आपको समझना होगा कि ये बड़े बड़े एक्सपर्ट आईपीएस अधिकारी बेहद चालाकी से जो खरीदारी किया करते थे, वो आखिर पकड़ाए कैसे? आखिर कौन से सबूत हैं जिनकी वजह से उनकी रातों की नींद हराम हो गई है? वो याचना कर रहे हैं कि हमें सरकारी गवाह बना लिया जाए, लेकिन जेल नहीं भेजा जाए। दरअसल महादेव ऐप घोटाले में 2 आईपीएस अधिकारी जो साफ तौर पर अपने टूर और बेवजह खरीदारी के कारण फंसे, वे हर माह दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े बड़े शहर जाते थे, वहां जाके होटलों में अय्याशी की जिंदगी जिया करते थे। लेकिन ये चालाक अधिकारी खुद पेमेंट नहीं करते हुए रायपुर से जो पेमेंट करवाते थे, वहीं से इनकी चालाकी पकड़ी गई। दरअसल अधिकारी एक नहीं, कई मॉल और शोरूम में भी जाते थे, जहां एक बार में 2 से 5 लाख रुपए की खरीदारी ऐसे कर दिया करते थे जैसे मार्केट में जाकर कोई सब्जी भाजी खरीद रहे हो। ये चालाक अधिकारी बिल तो अपने नाम से बना लेते थे, लेकिन पेमेंट दूसरी जगह से करवाते थे। रायपुर के ही एक मॉल से एक आईपीएस अधिकारी के नाम पर सबसे ज्यादा बिल बना, लेकिन उसका पेमेंट अलग अलग खातों और यूपीआई से हुआ। दरअसल इस अधिकारी ने जो मोबाइल खरीदा था, उसकी सारी डिटेल सीबीआई ने निकाल ली है। जिस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी में आजकल जांच एजेंसियां काम करती है, इसके बारे में ऐसा नहीं है कि उस आईपीएस अधिकारी को पता नहीं होगा, पता तो सब होगा, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस उन पर हावी हो जाता है। दरअसल महादेव सट्टा वाले मामले में जो कोलकाता कनेक्शन सामने आया था, ईडी ने जो ढेर सारी छापेमारी की थी, उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई को कोलकाता के बड़े हवाला कारोबारी के ठिकाने से जांच के दौरान पता चला कि दुबई की मोटी रकम जो हवाला के माध्यम से आती थी, उसे छत्तीसगढ़ पहुंचाया जाता था। हवाला की ये रकम एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, रितेश यादव और राहुल वक्टे के पास आता था। उसके बाद बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी और नेताओं तक ये हवाला की रकम पहुंचती थी। दावा किया जा रहा है कि सीबीआई को महादेव सट्टा में 300 करोड़ से ज्यादा के हवाला लिंक मिल गए हैं, जो कोलकाता से अलग अलग समय में प्रोटेक्शन मनी के रूप में भेजे गए थे। इन पैसों को निचले स्तर के कर्मचारियों अधिकारियों ने पहले प्राप्त किया, उसके बाद हायर लेवल पर ये पैसा पहुंचाया गया। दरअसल सीबीआई को वो ट्रांजैक्शन लाइन मिल गई है जिसके माध्यम से लेन देन हुआ। ये कहीं भी लेन देन ऑनलाइन नहीं किया गया था, पूरा लेन देन कैश में किया गया। उन पैसों को कई संस्थाओं के माध्यम से बड़ी चालाकी से दूसरे कार्यों में इन्वेस्ट करवाया गया। इस बीच एक आईपीएस अधिकारी और एक राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी जो सरकारी गवाह बनने को तैयार है, उसमें अभिषेक पल्लव का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। अभिषेक पल्लव अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका क्या हश्र हो सकता है। अपने करियर में या यूं कहा जाए अपने जीवन में सबसे ज्यादा रील बनाकर अच्छी तरह से अभिनय करते हुए कैमरे के सामने कैसे आना है, कैसे पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ाना है और कैसे यूट्यूबर के व्यूअर्स बढ़ाने हैं, ये बातें अभिषेक पल्लव से भला कौन जानता होगा। दुर्ग के एसपी रहते हुए जो वो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, आपने देखा होगा कि शुरू से आखिरी तक वो ढेर सारे माइक लगा दिया करते थे, यानी वो भी सबका साथ सबका विकास वाले नारे पर काम कर रहे थे। लेकिन अभिषेक पल्लव और उनके जैसे लोगों ने किस किस का विकास किया और कैसा विकास किया, ये सारी बातें अब लगभग सार्वजनिक हो चुकी है। देश की भलाई और जनता के हित में काम करने की शपथ लेने वाले बड़े बड़े अधिकारी चुपचाप जिस तरह से एक एक कर राज खोल चुके हैं, उस बारे में कुछ अहम खुलासे हुए हैं। अब उनकी वजह से कई बड़े सफेदपोश बेनकाब होने जा रहे हैं। हमें यहाँ गहराई से समझना होगा कि फिलहाल जो आईपीएल का मैच चल रहा है, क्या उसमें भी सट्टा चल रहा है? ढेर सारे दूसरे भी तो ऐप हैं, क्या उनके माध्यम से सट्टा चल रहा है? तो ऐसे में महादेव सट्टा का क्या रोल है? क्या ऑनलाइन गेमिंग कभी बंद की जा सकती है? इंटरनेट के दौर में क्या यह संभव है कि जो गेमिंग ऐप है पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए? कुछ व्यवहारिक बातें हैं, लेकिन हमारे राजनेता ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे तो वहां एक बड़ा विमर्श खड़ा किया जा सकता है। लोग पूछेंगे कि आखिर केंद्र और राज्य की सरकार इस पे परमानेंट बैन क्यों नहीं लगा सकती। ऐसे में हमें महादेव सट्टा के मैकेनिज्म को समझना होगा कि आखिर वो काम किस तरह से करता है। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप का जो मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर है, जिनकी ओर से हमें जो मानहानि का नोटिस दिया गया था, अपने साथी रवि उप्पल के माध्यम से उन्होंने 1 करोड़ की मानहानि का
नोटिस दिया था। उनके बारे में जैसे कि हर किसी को पता है कि वो यूएई में बैठकर पूरा रैकेट चला रहा है। तो अब जांच में जो नई जानकारी आई है उसके अनुसार दरअसल सौरभ चंद्राकर ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन का एक नेक्सस तैयार कर चुका है जो महादेव बेटिंग ऐप को भारत में ऑपरेट कराने में उनकी मदद करते हैं। सौरभ रवि उप्पल महादेव ऐप के प्रमोटर के रूप में अपने नेटवर्क को भारत के अलावा मलेशिया, थाईलैंड और यूएई के अलग शहरों तक फैला चुके हैं। ये लोग अपने नेटवर्क के जरिए अलग अलग सब्सिडी ऐप बनाकर ऑनलाइन सट्टा खिलाते रहे हैं। ईडी को जांच में पता चला है कि इनके जरिए हजारों करोड़ के वारे नारे कैसे हुए। दरअसल सीबीआई से पहले ईडी ने जो जांच की थी उसमें पता चला था कि सौरभ और रवि अपने दोस्तों की मदद से केवाईसी के जरिए बड़ी संख्या में बेनामी बैंक अकाउंट खोलते थे। उनके द्वारा जो सिंडिकेट तैयार करवाया गया था उसमें पुलिस, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स को हिस्सेदारी दी गई थी। वो उनके धंधे का एक हिस्सा था जिसमें अनिल दमानी का रोल इस सिंडिकेट में सिर्फ ऑनलाइन बेटिंग ऐप को ही चलाना नहीं था बल्कि बड़े स्तर पर हवाला के जरिए आने वाली रकम को बैटिंग ऐप में इस्तेमाल करने के साथ साथ पुलिस, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट तक वो रकम पहुंचाना था। ये लोग यदि संतुष्ट रहेंगे तो इन पर कोई हाथ नहीं डालेगा। ऐसा हो भी रहा था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है अति का अंत होता ही है और आखिर भूपेश बघेल के साथ भी वही हुआ। आप सोचिए एक प्रदेश का मुखिया किस तरह से लालच में पड़ गया होगा। 508 करोड़ रुपए की रकम क्या होती है? ये रकम एक्सटॉर्शन मनी के रूप में ली गई जिसके सबूत अदालत में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आपको याद होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल बार बार कहा करते थे सबूत कहां है, 1 रुपए नहीं मिला, लेकिन वो गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए। बड़ी बेशर्मी से जेल जाने वाले पहले सिटिंग मुख्यमंत्री का खिताब उन्हें मिला। भूपेश बघेल और उनके समर्थक अभी भी कहते हैं सबूत कहां है, बार बार चुनौती देते हैं। दरअसल ऐसा कहना उनकी मजबूरी भी है, लेकिन जिन्होंने महादेव सट्टा के माध्यम से महापाप किया है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सबूत भी है और बहुत जल्दी गिरफ्तारी की तलवार भी जो उनके ऊपर लटक रही है वो कभी भी गिर सकती है। फिलहाल मौजूदा हालात में लगता नहीं कि महादेव सट्टा जैसे दूसरे गेमिंग ऐप जो चल रहे हैं उन्हें बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि महादेव सट्टा ऐप जो एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का गेम है उसके माध्यम से उनके यूजर पोकर, चांस गेम और कार्ड गेम जैसे कई गेम खेल सकते हैं। इस ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे तमाम खेलों में सट्टेबाजी अभी भी चल रही है। इस ऐप के प्रमोशन के जरिए पिछले कुछ महीनों में ही 12 लाख से ज्यादा लोग जोड़ लिए गए हैं। जांच में पता चला है कि इस ऐप से जुड़ने वाले अधिकांश लोग छत्तीसगढ़ से हैं। जेल में बंद चंद्रभूषण वर्मा की तरह अनिल दमानी और सुनील दमानी ने बताया कि वो हवाले के जरिए 60-65 करोड़ रुपए भेज चुके थे जिनके बदले उन्हें 6 लाख रुपए मिले। वे ज्वेलरी के कारोबार के आड़ में ये सब करते थे। अनिल दमानी और सुनील दमानी तो पकड़े गए इसलिए पता चल रहा है, लेकिन भिलाई के भी कुछ ज्वेलर्स हैं जो फिलहाल पकड़े नहीं गए। उनके यहाँ छापेमारी जरूर हुई थी, उनके चेहरे भी जल्द बेनकाब होंगे। हमारे पास जो ढेर सारी जानकारी आ रही है उन जानकारियों को हमने उचित माध्यम से उचित लोगों तक पहुंचा दिया है। तमाम वो सबूत जो बड़े बड़े सफेद पोश को जेल भेज सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भिलाई का रहने वाला सौरभ चंद्राकर करीब 300 लोगों को, भिलाई के आसपास के लोगों को महंगे कार्ड भेजा था और बाकायदा 5-5 लाख के कूपन भी दिया था ताकि अय्याशी के लिए स्थानीय स्तर पर दुबई जाने वाले लोग जमकर खरीदारी कर सके। बाकायदा चार्टर प्लेन भेजकर 17 बॉलीवुड हस्तियों को वहां अपने पैसों के दम पर नचवाया गया था। वो हस्तियां जिन्हें हस्तियां बनाने वाले कोई और नहीं, वही जनता है जिनकी बर्बादी के लिए वो लोग महादेव सट्टा के लिए सिर्फ पैसों के लिए अपना परफॉर्मेंस देने गए थे। तमाम प्रोफेशनल तो पैसे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन नेताओं का क्या और उन नेताओं के सलाहकारों का क्या? भूपेश बघेल के पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा के संबंध चंद्रभूषण वर्मा से बताए गए। चंद्रभूषण वर्मा फिलहाल जेल में है, पुलिस से सस्पेंड एएसआई है। एक प्रमुख कड़ी के रूप में इसने जो राज उगले हैं उसके बाद भूपेश बघेल के लिए मुसीबतें कहीं ज्यादा बढ़ गई। 2023 में 23 अगस्त को जिस दिन भूपेश बघेल का जन्मदिन था उस दिन ईडी की ओर से छापेमारी विनोद वर्मा के घर पर की गई थी। छापेमारी भूपेश बघेल के दोनों ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष बंसोर के ठिकाने पर की गई थी। तब भी भूपेश बघेल कह रहे थे सबूत कहां है, हमें बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन सीबीआई की कार्रवाई के बारे में जैसा कि हर किसी को पता है कि वो ढोल नगाड़े बजाकर या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अपनी जानकारियां सार्वजनिक नहीं करती, लेकिन अब बहुत सारी जानकारियां सार्वजनिक भी होगी, सबूत भी मिलेंगे और कुछ लोगों की गलतफहमियां भी दूर होगी। ऐसे लोगों के कारण राजनीति से लोग दूर रहते हैं। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती,
उसमें काम करने लोग अच्छे बुरे होते हैं। राष्ट्र और समाज की सेवा का एक अच्छा माध्यम हो सकता है राजनीति। अच्छे लोगों को आना चाहिए। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बुरे लोगों का इस पे कब्जा रहेगा और राजनीति नाहकी बदनाम होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, चैनल को देखें, लाइक करें। राष्ट्रहित में राष्ट्रबोध बहुत जल्दी किसी नए खुलासे के साथ फिर आपके समक्ष बहुत जल्दी मैं आपसे मुलाकात करने आ रहा हूँ। नमस्कार।